Hi everyone, welcome to Next Level Studies. So in this video we will discuss DU JAT 2013 पेपर. So 2013 का पेपर इतना टफ नहीं आया था, बट इसके बाद जो वीडियो आएगी आपकी 2012 की. So 2012 का पेपर की वीडियो बिल्कुल देखनी है आप लोगों को, क्योंकि उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है. So 2013 के पेपर में इतने टफ नहीं थे, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं. दो चार क्वेश्चन इसमें भी थे टफ, लेकिन ऑन एन एवरेज में कहूँ तो 2013 का पेपर इतना टफ नहीं था. इस वाली पेपर में हमारे 25 क्वेश्चंस आए थे इस ईयर में हमारे. तो स्टार्ट करते हैं. और पहले वाले आपको दिख भी रहे नीचे, पहले वाले जो पेपर का सोल्यूशन है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो पहला क्वेश्चन है, देयर आर 6 टिकट्स टू अ थिएटर, 4 of which are for seats in the front row. 3 tickets are selected at random. What is the probability that 2 of them are for the front row? अगर हम बात करें कि इसका मीनिंग है 4 फ्रंट रो के लिए, 4 आपकी फ्रंट रो के लिए और उसके अलावा 2 जो है आपकी रियर के लिए, और 3 आपको सेलेक्ट करनी है जिसमें से प्रोबेबिलिटी पूछे 2 फ्रंट रो के लिए, यानी कि 2 फ्रंट की हो गई और 1 रियर की हो गई. हमें सिलेक्शन करना है, तो 4 फ्रंट में से 2 करना है 4C2, यहाँ पे 2 में से 1 का सिलेक्शन करना है 2C1. और टोटल अगर हम देखें टोटल पॉसिबिलिटीज जो है, 6 में से हमें 3 सीट्स चाहिए, ये हो जाएगा आपके पास 6C3. इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 4C2 की वैल्यू 6 होती है, 2C1 की 2 होती है, और 6C3 को हम एक्सपैंड करके लिख लेते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 आएगा. आंसर 3/5 किसके इक्वल है आपका? ऑप्शन ए 0.6. आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को. दिस क्वेश्चन सेज गिवन दैट 2 digits of a 2-digit number differ by 4, what is the difference between the number and the number formed by reversing the digits? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी नंबर है उसको एक्स वाई मान लेते हैं, और जो रिवर्स करने पे नंबर आएगा एक्स वाई एक्स आएगा. हमें एक्स माइनस वाई दे रखा है, और हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई. ठीक है, हमें x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 4 के इक्वल. एक्स वाई जो नंबर है उसको हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं बिल्कुल. सिमिलरली जो वाई एक्स नंबर बनेगा उसको हम 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं. अब इनका डिफरेंस करेंगे हमारे पास डिफरेंस निकल कर आएगा 9x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस. ये इक्वल, ये पूछा है किसके इक्वल होगा, डिफरेंस ही तो पूछा हमसे, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग. 9 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी और x माइनस वाई की वैल्यू 4 दे रखी है. ये हो जाएगा आपका 36, विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे चलते हैं. द लाइन्स y इज इक्वल टू a प्लस 1 x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2 आर पैरेलल इफ a इज इक्वल टू. अब पहली वाली जो इक्वेशन है इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म से, ये वाली अपनी स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा होगा कि हम कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c आपका क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, m को क्या होती है आपकी स्लोप होती है. तो m स्लोप होती है. ये वाली जो लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, अगर हम इससे कंपेयर करें, इस वाली इक्वेशन और इसको कंपेयर करें, स्लोप निकल कर आएगी हमारी a प्लस 1, जो भी हमारा x का कोफिशिएंट है. सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन को कंपेयर करें तो सेकंड लाइन जो है उसकी स्लोप निकल कर कितनी आएगी हमारे पास, जो x का कोफिशिएंट है -3. ठीक है, अगर ये हमें डायरेक्टली y इज इक्वल टू की फॉर्म में मिल गया, इसलिए डायरेक्टली मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज कर लिया. अगर नहीं होता तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते इसको. अब दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल का मीनिंग क्या है, स्लोप्स इक्वल होंगी, यानी कि a प्लस 1 -3 के इक्वल होगा. a प्लस 1 इज इक्वल टू आपका -3, या a की वैल्यू आ जाएगी -4, विच इज ऑप्शन ए. This question says if log 5 to the base b is equal to c, then b raised to the power 4c will be. Directly अगर आप अब आपका पेपर is a few days from now, I would expect कि ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर ले. डायरेक्ट करने का क्या तरीका होता है आपको पता होना चाहिए. अगर ऐसी फॉर्म का नंबर होता है तो डायरेक्ट उसको हम लिख सकते हैं b की पावर c इज इक्वल टू 5, और इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे कि log 5 अपॉन log b इज इक्वल टू सी, फिर इसको इधर लेकर जाएंगे, फिर वो सी पावर में आएगा. अल्टीमेटली बनना यही है आपके पास. बी की पावर सी 5 है और बी की पावर 4c पूछा है. हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ फोर्थ पावर निकाल लेंगे. ठीक है, बी की पावर सी की पावर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 4,
या फिर इसको लिख सकते हैं b की पावर 4c इज इक्वल टू 5 की पावर 4 विच इज 625। नथिंग डिफिकल्ट, मतलब हार्डली 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन था, और ये डायरेक्ट कन्वर्जन करनी आती है तब तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। द सोल्यूशन टू द इक्वेशन दिस 2 इंटू 4 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 की पावर x प्लस 2। अब सारे नंबर्स मुझे 2, 4, 8 सब दिख रहे हैं कि सारी 2 की पावर्स हैं, तो सबको मैं 2 के इक्वल 2 की पावर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। सो ये बनेगा 2। अब ये 4 जो है, 4 को मैं लिख दूंगा 2, और ये x प्लस 1 क्या बन जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू 4 को अगेन मैं 2 स्क्वायर लिख लूंगा, और ये जो 8 है इसको मैं 2 क्यूब लिख लूंगा, और ये x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बनेगा 3x प्लस 6। अब इसको फर्दर लिखेंगे, सो ये 2x प्लस 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 3x प्लस 8। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता है कि जब बेस सेम होते तो हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, व्हेन बेसेस आर सेम वी इक्वेट द पावर्स। सो 2x प्लस 3 आपका इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 8 के। सो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। x की वैल्यू विल बी -5 विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो आपको दे रखा है वो है log ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ आपका 3 माइनस एक्स। सो अब देखो, अब इसमें वैल्यू हमें जो निकालनी है, सो पर्टिकुलरली आपको लॉग का फंक्शन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो लॉग का फंक्शन दिमाग में रखो। लॉग का फंक्शन ऐसा बनता है, लॉग नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लॉग अगर लॉग की बात करें तो लॉग के ब्रैकेट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर ऑप्शंस की बात करें, लॉग 2 माइनस एक्स, सो 2 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिमिलरली हमारा यहाँ से निकलता है 3 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो यहाँ से निकल कर आएगा कि x लेस देन 2, और यहाँ से निकल कर आएगा कि x लेस देन 3। सो कौन सी बात मानेंगे, एक कह रहा है x लेस देन 2, एक कह रहा है x लेस देन 3। सो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट निकल कर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2। सो ये होगा हमारे रिक्वायर्ड एफ एक्स की वैल्यू। हमें दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा ना, x लेस देन 2 और x लेस देन 3। सो दोनों को कंबाइन करके जो इंटरवल निकल कर आएगा वो ये आएगा, ये वाला इंटरवल आंसर होगा। सो विच आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी बिल्कुल कर सकते हो, ऑप्शन का भी यूज ले सकते हो, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे सीधा सीधा। अगर देखो ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन बी पे जाओगे, ऑप्शन बी में 2.5 रखोगे। अगर ऑप्शन बी में 2.5 आ रहा है ना, यहाँ पे 2.5 पुट करोगे, सो लॉग ये -0.5 बन जाएगा। सो ये वैसे नहीं हो सकता, लॉग नेगेटिव के लिए नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे भी 2.5 आ रहा है इस इंटरवल में सी में, सो 2.5 नहीं करता एग्री। अब इस वाले में आओगे, डी ऑप्शन क्यों रिजेक्ट करा हमने, क्योंकि डी ऑप्शन में 2 इक्वल 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि 2 इक्वल मतलब 2 भी आ सकता है, लेकिन हम इसमें पुट करेंगे 2, सो ये log 0 बन जाएगा, एंड log 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए 2 को इक्वल भी नहीं कर सकते। सो ऑप्शन यही होगा। सो एलिमिनेशन से भी बिल्कुल कर सकते थे। द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ दिस। सो ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको 100 टर्म्स दिख रही है, लास्ट टर्म क्या होगी आपकी +99 -100, ये लास्ट 2 टर्म्स होंगी आपकी। अब अगर आप हर दो दो टर्म्स को पकड़ लो, पहली 2 टर्म्स को पकड़ो 1 -2, ये किसके इक्वल है -1। सिमिलरली 3 -4 को पकड़ो -1, सिमिलरली 5 -6 को पकड़ोगे -1। सो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे या कितने पेयर्स बनेंगे, 50 पेयर्स, और हर पेयर की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, हर पेयर की वैल्यू -1 आएगी। सो आंसर होगा 50 इंटू -1 विच इज -50। सो इस पूरे सीरीज का जो सम होगा वो होगा -50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 2 7 14 23 34x। यहाँ पे देखोगे डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे देखोगे 7 का, यहाँ पर है 9 का, और 23 से 34 में जाओगे, 34 यहाँ लिख लेता हूँ, सो ये 11 का है। सो साफ दिख रहा है ऑड नंबर्स का गैप है। सो अगला नंबर कितने का गैप होगा, 13 का। सो 34 प्लस 13 करोगे 47। ये तो एलआर का ही क्वेश्चन था, मतलब इसमें कुछ था नहीं क्यूए वाला। इफ a एंड b आर इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 सच दैट a प्लस b 300 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ a टू b। ऑलराइट, सो a और b दोनों ग्रेटर देन 100 है। अब इस क्वेश्चन को
करने का ऑप्शन से करना, तो उसको ऑप्शन से ही, क्योंकि ऑप्शन नहीं हमें बताना है। सो जो सबसे छोटा तरीका वो बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये अगर आप लंबे तरीके से करोगे तो 45 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए। जो मैं तरीका बताऊंगा उससे और क्विकली हो जाएगा। जब देखो ए और बी को 300 के बराबर है। अब इसको अगर 9:1 के रेशियो में बांटते हैं, यानी कि टोटल 10 यूनिट्स है, 9 और 1, यानी कि 10 यूनिट्स की वैल्यू 300 है, 9 और 1। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। यानी कि जो ये वाला पार्ट होगा ये 30 आ जाएगा, और हमें कंडीशन दे रहा है कि 100 से बड़ा होना चाहिए। सो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सिमिलरली 3:2 पर आओ। 3:2 का मीनिंग है कि 5 पार्ट्स जो है वो किसके इक्वल है? 300 के इक्वल है। 3 + 2 करा मैंने। सो 2 पार्ट्स किसके इक्वल होंगे? 2 पार्ट्स इक्वल होंगे हमारे 16 × 2 120, और 3 पार्ट्स किसके इक्वल होंगे? 180 के। सो हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है, ए और बी 100 से बड़े हैं, और उसके अलावा एग्जैक्ट रेशियो भी बन रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। बी मार्क करके आगे बढ़ जाओ, सी और डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5:2 में देखोगे तो आपको दिख रहा है कि 2 वाला पार्ट अगेन 100 से छोटा आएगा, इसलिए इसको रिजेक्ट करेंगे। सिमिलरली 5:3 में 3 छोटा आएगा पार्ट, और शायद इसमें पूरा डिवाइड भी ना हो, क्योंकि 8 का मल्टीपल नहीं होता 300। सिमिलरली यहाँ पे भी डिवाइड नहीं होगा। सो ऑप्शन बी ही होगा। इसको अगर एक में कंफर्मेशन है तो बाकी चेक मत करो। इतना टाइम नहीं है कि आप हर ऑप्शन को चेक करो। यहाँ पे श्योरिटी आ गई तो बी को मार्क करो, आगे बढ़ो। 2 men A and B run a 4-kilometer race on a circular course of 1/4 kilometer. If their speeds are in ratio of 1/5:4, then how often does the winner pass the other? अब इसके बहुत से तरीके होते हैं, बहुत लोग बहुत से तरीके बताते हैं। सबसे जो बढ़िया तरीका मुझे लगता है वो मैं बताता हूँ। अब स्पीड्स का रेशियो 5:4 दे रखा है। सो मान लेते हैं कि जो ए और बी है, इसकी ए की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 4 किलोमीटर पर आवर है। मैंने किलोमीटर पर आवर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स किलोमीटर दे रखी है, और जनरली किलोमीटर के साथ हम आर यूज करते हैं। सो मैंने ये ले लिया। मीटर पर सेकंड भी लेते तो मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब दे रखा है हमें कि 4 किलोमीटर का टोटल की रेस है इनकी, और ट्रैक की लेंथ 1/4 किलोमीटर है। अब आपको पता है कि पहली मीटिंग कब होगी? पहली मीटिंग जब भी वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मीटिंग टाइम का होता है मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम होता है L/A/SA-SB। एल क्या है हमारी? एल है हमारी सर्कुलर ट्रैक की लेंथ या फिर सरकमफ्रेंस, या और SA-SB मतलब जो फास्ट रनर माइनस स्पीड ऑफ स्लो रनर। सो एल हमारा क्या है यहाँ पे? 1/4। और ऐसे क्या है मेरा? ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया 5 है, और एस बी मैंने अज्यूम करा है 4 है। सो आंसर आ गया 1/4 आवर्स, यानी कि ये मिलेंगे 15 मिनट में। और इनकी रेस चल रही है, इसका मीनिंग है कि दे विल मीट आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। पहले 15 मिनट में मिलेंगे, फिर 30 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा। तो ऐसे चलेगा। अब ए और बी में फास्ट रनर कौन सा है? ए इज द फास्ट रनर। अब इन दोनों की रेस चल रही है, सो जो पहले खत्म करेगा टाइम, मतलब उसके लिए मतलब रेस उतने टाइम की होगी। बी तो ऑब्वियसली ए से ज्यादा टाइम में रेस को खत्म करेगा। सो रेस का जो टाइम है वो डिसाइड करेगा ए। अब मैं ए को देख लेता हूँ, ए कितना टाइम लेगा पूरी रेस को कंप्लीट करने में। ए को कवर करना है 4 किलोमीटर्स। टाइम टेकन बाय ए लिख लो यहाँ पे, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट होल रेस। वो अगर टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर की रेस है, अपॉन अपॉन इसकी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसकी हमने अज्यूम करी थी 5। सो आंसर आएगा 4/5, यानी कि 4/5 को क्या लिख सकते हैं? 48 मिनट्स। सो उसका मीनिंग है टोटल जो रेस होगी हमारी 48 मिनट्स की होगी। 48 मिनट्स में पूरा मामला खत्म हो जाएगा। और हर 15 मिनट में ये मिल रहे हैं। अभी आपको प्रूफ करा मैंने, हर 15 मिनट में मिल रहे हैं। सो 15 मिनट में मिल जाएंगे, उसके बाद 30 मिनट में मिल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद 45 मिनट्स में मिल लेंगे, और अगला अगर मिलते तो 60 मिनट्स में मिलते, लेकिन रेस 48 मिनट्स में खत्म हो चुकी है। सो ये पहली मीटिंग यहाँ पर होगी, दूसरी मीटिंग यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर। सो 3 बार ये मीट मिलेंगे। ऑप्शन सी थ्राइस, ठीक है। ये कोई अगर इस तरीकों को मैंने अच्छे से समझाया इसलिए टाइम लगा है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका, और अज्यूम करके आप क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, बस ये निकाला कि मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम कितने कितने हर कितने मिनटों में मिलेंगे, वो निकाल लिया। फिर मैंने निकाला कि रेस की टोटल ड्यूरेशन क्या होगी। जो फास्ट रनर होगा वो रेस की ड्यूरेशन डिसाइड करेगा। सो रेस
48 मिनट की होगी, चाहे बी करेगा उसको, बी का भी टाइम निकाल लो, बी करेगा टोटल इनको 4 किलोमीटर भागना है और बी की स्पीड हमने अज्यूम करी है 4 किलोमीटर पर आवर। सो इसका मीनिंग है कि बी को 1 घंटा लगेगा, 60 मिनट्स लगेंगे टोटल रेस कंप्लीट करने में, लेकिन ए 48 मिनट्स में कर लेगा। सो ए ही डिसाइड करेगा कि कितना कब कब मिलना है। सो इसलिए 48 मिनट्स का मीनिंग है कि 48 मिनट्स का मीनिंग है कि हर 15-15 मिनट्स में मिल रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारा 15, 30 और 45, यानी कि काउंट करेंगे तो 3 टाइम्स दे वुड मीट। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 21 इज। सो ये क्वेश्चन तो यार पता नहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मॉडुलस तो हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यूज ही लेता है और सारी ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यूज दे रखी है। सो आंसर ऑप्शन बी होगा, इसमें कुछ सोचने वाली चीज है नहीं। या तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर डीयू ने मतलब या फिर ऑप्शंस गलत दिए उन्होंने, आई डोंट नो। सो ऑप्शन बी होगा, इसमें तो और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपको 3 इक्वेशन दे रखे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ डी इक्वल्स। अब आपको सबसे पहले ये ट्रिवियल नहीं होना चाहिए, ये नॉन ट्रिवियल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है मेरे को, जब मैंने क्वेश्चन देखा था। सो इसमें ट्रिवियल से करोगे तो आप, अगर आप ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना चाहोगे तो आपके पास मल्टीपल आंसर्स आएंगे, ठीक है। सो इसका आंसर नॉन ट्रिवियल होगा। पहले मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जब भी आपसे नॉन ट्रिवियल की बात करी जाए, सो नॉन ट्रिवियल का मीनिंग होता है कि अगर आपको तीन इक्वेशंस है, सो उन इक्वेशंस के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तब आते हैं आपके नॉन ट्रिवियल। और ट्रिवियल कब आते हैं आपके सॉल्यूशंस? ये 3 इक्वेशंस के लिए, जब हमारा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, ये केस होता है तब। एक और एग्जांपल से समझ लो, मान लो कि एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो उसके ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होंगे? जब x और y 0 होंगे, तो 0,0 इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल मेरे 0 है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन सा है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मान लो इसका 1,-2, ये है नॉन ट्रिवियल, ठीक है। ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल में x और y दोनों 0 होंगे, ये नॉन ट्रिवियल। ये तो मैंने आपको बेसिक आपको मैंने अजम्पशन बताई थी कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में डिफरेंस क्या होता है। आई होप यहाँ पर तक सबको क्लियर है। अब मैं बताता हूँ आगे कि इस वाले क्वेश्चन में नॉन ट्रिवियल क्यों होना चाहिए और ट्रिवियल क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ट्राई करोगे, अगर डी की वैल्यू आप हाफ ले लोगे या 3/4 ले लोगे या कोई भी ले लोगे, आपके पास सारे ऑप्शन ट्रिवियल वाले बन जाएंगे। यानी कि मैं एक चीज लेके दिखा देता हूँ। अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, मान लो मैं डी को 1 ले रहा हूँ, इसमें पूछा नहीं डी की वैल्यू पूछी है, तो मैं डी को 1 लेता हूँ। सो मान लेते हैं हमने डी को 1 लिया है, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, उसमें डी है ही नहीं कुछ। और जो तीसरी इक्वेशन है आपकी, वो क्या बन जाएगी? 3z इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब होंगे? जब एक्स वाई जेड 0 होंगे। अगर मैं एक्स वाई जेड 0 पुट करता हूँ, सो ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली एक्स वाई जेड को 0 पुट करता हूँ, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली आप 3/4 पे चेक करोगे तो भी आपके ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे। सो ये वाले ऑप्शंस आपके, ये वाला क्वेश्चन में नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। सो नॉन ट्रिवियल के लिए क्या करेंगे हम? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कोफिशिएंट्स का, वो 0 के इक्वल पुट होगा। सो यहाँ पे आएगा 4d माइनस 1 1 1, यहाँ पर 0 माइनस 1 1, और यहाँ पर आएगा आपका 0 0 1, ठीक है। और ये डिटरमिनेंट आपका इक्वल होगा 0, ठीक है। सही करा है ना मैंने? 0 माइनस 1 1 और यहाँ पे 0। सो ये 0 के इक्वल पुट होगा। बस आप क्या करेंगे? आप कर देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R3, क्योंकि यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। सो बनेगा हमारा 4d माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा हमारा। सो इसमें d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4। डी की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, विच इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये इसको रिमूव कर लो, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा 1/4। सो इसको ये ट्रिवियल की जगह नॉन ट्रिवियल होगा, ये करेक्शन कर लेना। और अगर मैंने कुछ गलती करी है तो बता देना।
A man sells sugar to a tradesman at a profit of 20%, but the tradesman becoming bankrupt pays only 80 paisa in the rupee. How much percentage does the man gain or lose by his skill? ठीक है, सो मान लेते हैं इसको, ये क्वेश्चन आप विद इन 15 सेकेंड्स कर सकते हो। कैसे? 100 का मान लो उसको सीपी पड़ा, उसने 20% प्रॉफिट में बेचा तो 120 का पड़ गया, 120 का बेच रहा था वो, लेकिन जो ट्रेड्समैन था वो बैंकरप्ट हो गया, यानी कि वो 80 पैसा इन रुपी दे पाएगा। 80 पैसा इन रुपी मतलब 0.8 अपॉन 1 रुपी, यानी कि 80%। जब भी आपको 80 पैसा इन रुपी बोला जाए, यानी कि वो 80% की बात कर रहा है। मतलब हमने सेलिंग प्राइस 120 बोला था, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया और वो 120 का 80% ही दे पाएगा। सो 120 का 80% करेंगे, सो ये आएगा 104, नहीं सॉरी 96 आएगा आपका, 96। सो यानी कि ये हमारा इफेक्टिव, हमें जो प्राइस रियलाइज होगा, ये सेलिंग प्राइस मिलेगा, वो ये है। सो 100 रुपए की चीज थी, हमें 96 रुपीज मिले, तो कितने का लॉस है? 4% लॉस, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन सी। आई होप सबको क्लियर होगा। लिमिट x टेंड्स टू -2, और ये आपका अंडर रूट 2x प्लस 5 -1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू। सो इसमें अगर -2 पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -2, और इसमें अगर -2 पुट कर देंगे, सो ये तो √1 बन जाएगा, -1 अपॉन -2 प्लस 2। सो ये आपकी 0/0 फॉर्म बन गई। सो हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेट कर लेंगे, एल हॉस्पिटल लगा देंगे। सो एल हॉस्पिटल लगाएंगे, उसके बाद हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डेरिवेट कर लेंगे। सो न्यूमरेटर तो बनेगा 1 अपॉन 2√2x प्लस 5, और 2x प्लस 5 का भी तो वो होगा डेरिवेटिव, सो वो होगा 2 और -1 का आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में देखो x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। सो उसको हम लिखेंगे, सो ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू -2, और ये निकल कर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 5, और इसमें अब लिमिट पुट कर देंगे सीधा। सो लिमिट ये बन जाएगा 1 अपॉन -4 प्लस 5, 1 अपॉन √1 इज इक्वल टू 1। सो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट fx इज इक्वल टू x² -16 अपॉन x -4। x ये तब होगा जब x नॉट इक्वल टू 4 है, और k के इक्वल होगा fx जब x इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो ये कॉन्टिन्यूस रहे फॉर ऑल x। सो क्वेश्चन में आपको सिंपली पता है, अगर इस वाले को सॉल्व करोगे x नॉट इक्वल टू 4 के लिए, सो ये वाली जो वैल्यू है ये पर्टिकुलरली निकल कर आएगी x प्लस 4। ठीक है, आइडेंटिटी से ये क्रॉस हो जाएगी, ये x प्लस 4 x माइनस 4 बन जाएगा। सो आपको पता है कि f ऑफ 4 पे वैल्यू उसकी k है, और f ऑफ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 पे उसकी x प्लस 4 है। सो ये कॉन्टिन्यूस अगर रहे हर जगह, सो k की वैल्यू x प्लस 4 के इक्वल होनी चाहिए, है ना। और अगर हम x नॉट इक्वल टू 4 पे ये वाली वैल्यू है, सो इसका मीनिंग क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे हम x की जगह हम 4 माइनस h लिख सकते हैं। सो k को हम 4 माइनस h या 4 प्लस h लिख सकते हैं, और h जो है हमारा 0 को टेंड करता है, सो k की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, ये मैं सब आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, मतलब आपके सामने पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो नो कि पेपर नजदीक आ रहा है, आपको सोल्यूशंस चाहिए। आपको वहां पे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताइए हमें, आपको चाहिए कि सोल्यूशन विद इन 10 to 15 सेकेंड्स, उसी से आपके नंबर आएंगे। मैं यहाँ पे पूरा LHL RHL करके लिख देता, आंसर आपका 80 आता। सो योर अप्रोच शुड बी टू मिनिमाइज द टाइम। आपको पेपर में भी ये नहीं लिखना है कि हर जगह लिख रहे हो लिमिट x टेंड्स टू 4, x टेंड्स टू 4 माइनस, x टेंड्स टू 4 प्लस, ये सब लिख के ना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या है, आपको यहाँ पे CBSE आपका एग्जाम आप नहीं दे रहे हैं, आपको क्या करना है, कम से कम लिखना है, और कोशिश करनी है काफी चीजें मेंटली करना है, उससे आपका स्कोर अच्छा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। If y is equal to log ex upon e की पावर x minus 10, then derivative of this। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। सो ये log का फंक्शन है, तो सबसे पहले log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सबसे पहले, तो ये बन जाएगा e की पावर x minus 10 अपॉन e की पावर x। अब इसका इस पूरे का डेरिवेटिव बनेगा, अब ये u by v फॉर्म में है। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। सो वही चीज हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे,
सो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स रहेगा इनटू वी, वी क्या है हमारा ई की पावर एक्स माइनस 10 माइनस, अब आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या रहेगा ई की पावर एक्स रहेगा और ये न्यूमरेटर तो एज इट इज ई की पावर एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ई की पावर एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट, इसको हाँ ई की पावर एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या 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 क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, एक तो ये आपका यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा और उसके अलावा ई की पावर एक्स आपको दोनों जगह कॉमन दिख रही है तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये आएगा ई की पावर एक्स माइनस 10 माइनस ई एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 10। सो ये अगेन कैंसिल हो जाएगा और माइनस को अगर मैं ये वाला साइन जो माइनस है इसको अगर डिनोमिनेटर में भेज दूंगा तो ये बनेगा 10 अपॉन 10 माइनस ई की पावर एक्स। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ एफ बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0,2, सो एफ एक्स की आपको रेंज दे रखी है कि एफ एक्स की मतलब क्या क्या रेंज रहेगी, 2 से 4 के बीच में रहेगा। देन ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2। सो इसकी अगर हम इस पूरी इक्वेशन को लिखें कि एफ एक्स जो है मेरा वो लाई करता है 2 और 4 के बीच में। अब मुझे इसका इंटीग्रल पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं सो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट एडेड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं हर पार्ट को, इस इक्वेशन के हर पार्ट को इंटीग्रेट कर दूंगा और लिमिट 0 to 2 रख दूंगा, उससे वैल्यू तो चेंज कहीं नहीं होगी, यानी कि ये पार्ट बन जाएगा 0 to 2 2 dx लेस देन इक्वल टू 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू आपका बन जाएगा 0 to 4 4 dx। सो इसको बस अब इंटीग्रेट कर देंगे, सो ये बनेगा 2x 0 to लेस देन इक्वल टू एफ एक्स आपका 0 to 2 लेस देन इक्वल टू आपका ये बन जाएगा 4x और ये बनेगा 0 to 4। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 x की जगह 2 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे माइनस करेंगे, सो ये बनेगा 4 लेस देन इक्वल टू ये पूरा जो हमें निकालना था और ये लेस देन इक्वल टू आएगा आपका 4x, ये आएगा आपका 16। ठीक है, तो 0 to यहाँ पे, अच्छा ये लिमिट हमने गलत लिख दी, ये 2 होगा और ये भी 2 होगा आपका, ये यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया, ये भी 2 होगा। सो ये बनेगा आपका 4 × 2 8। ठीक है, 4 × 2 8। सो यानी कि जो आपका फंक्शन था जिसकी हमें वैल्यू पूछी थी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, सो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 8 तक जा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 8 है, सो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 8 हो जाएगी विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। The value of a so that -2 is a root of 2x² - x plus a is equal to 0। ईजी है, एक रूट -2 दे रखा है, दूसरा अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, सो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू -b बाय होता है, जो कि इस केस में आपका हाफ के इक्वल आ जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 + हाफ विच इज 5/2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो -2 × अल्फा किसके इक्वल होगा, आपका c बाय, सो c बाय इसमें देखेंगे सो हमारा आएगा c बाय a/2 और अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, अल्फा की वैल्यू 5/2 है, सो -2 × 5/2 इज इक्वल टू a/2। सो इससे ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई आपकी -2। हार्डली 45 सेकेंड्स क्वेश्चन, -2। The inner diameter of a well is 8 meter. If the well is 14 meter deep, then what is its volume? Again simple question. 2013 का पेपर easy है, ठीक है। 2012 का पेपर अच्छा है, मैंने अभी इसको देखा था तो 2012 का पेपर 2012 का पेपर अच्छा निकलेगा। सो डायमीटर 8 दे रखा आपको, सो रेडियस आपका 4 हो जाएगा और ये वेल है, सो वेल किस शेप में होगी आपकी, सिलेंडर, सिंपल। सो सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है और एच आपको दे रखा है, एच आपको दे रखा है, वेल 14 मीटर डीप है, बस अब निकाल लेंगे। सो वॉल्यूम होता है आपका πr² एच, वेल का, सिलेंडर है वो। सो यहाँ पुट कर देंगे 22/7, आर की वैल्यू 4
और h की वैल्यू हमें दे रखी है 14। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 2 हो जाएगा आपका। सो ये बनेगा 22 इंटू 4 88 इंटू 8, ठीक है 88 इंटू 8। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 इंटू 8 इंटू 8, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 64 इंटू 11। तो 64 इंटू 11 करना ज़्यादा आसान है। 64 11 को 10 प्लस 1 में ब्रेक कर लेंगे तो 640 प्लस 64 विच इज 704। 704 आपका वॉल्यूम होगा विच इज ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन था। There are 3 mathematics, 4 physics, and 1 chemistry books, and they are placed in a shelf. The probability that the books of the same subject is placed together. ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन काफी करे हुए होंगे, आई गेस अभी तक तो कर लिए होंगे काफी इस टाइप के। अगर प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है कि वो साथ में हो, सबसे पहले तो टोटल केस देख लेते हैं। टोटल किताबें कितनी है, 3 4 और 1, 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 किताबें हैं तो उनको 8 वेज में अरेंज कर सकते हैं। 8 फैक्टोरियल टोटल वेज है। अब अगर हमने सेम सब्जेक्ट की बुक्स को एक साथ रख दिया, यानी कि एक मैथ्स का ब्लॉक बन गया, मतलब तीनों मैथ्स की बुक इसके अंदर है। सिमिलरली फिजिक्स का एक ब्लॉक बना दिया, चारों फिजिक्स की बुक्स इसके अंदर है। और केमिस्ट्री की तो एक ही बुक है, ठीक है केमिस्ट्री की एक ही बुक है, उसका एक ब्लॉक बन गया। सो ये जो तीनों ब्लॉक है ये आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। उसके बाद जो मैथमेटिक्स की 3 बुक है वो आपस में 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकती है। जो फिजिक्स की 4 है वो 4 फैक्टोरियल में, और केमिस्ट्री की तो एक है वो 1 फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो सकती है। सो ये हमारा डिजायर्ड हमारा सेम सब्जेक्ट वाला केस होगा जब सेम सब्जेक्ट वाली एक साथ हो। सो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा एज इट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल को लिख देंगे 6 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल को इग्नोर कर देते हैं, और नीचे आपका बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 6 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये आपका 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो आंसर बनेगा आपका 7 5 से 35 4 जा 140, 3 बाय 140। सो 3 बाय 140 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी जब सेम सब्जेक्ट की बुक एक साथ रखी होगी, which is option A। नेक्स्ट पे चलते हैं। In a group of 6 male executives and 4 female executives, 4 executives are to be selected for making a team. In how many different ways can they be selected such that at least 1 male executive should be there? So अभी तक आपको देख के पता चल गया होगा कि इस वाले पर्टिकुलर पेपर में पीएनसी भर भर के आई है। पीएनसी की वेटेज काफी अच्छी खासी है, ये हर पीएनसी के क्वेश्चन ही आते जा रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, 6 मेल है और 4 फीमेल है, हमें 4 लोग चुनने हैं। सो 4 लोग जो हमें चुनने हैं उसमें हमें चाहिए एटलीस्ट 1 मेल होना चाहिए। सो 1 मेल के केसेस बनाने पड़ेंगे। सो या तो 1 मेल 3 फीमेल, या फिर 2 मेल 2 फीमेल होना चाहिए, या फिर 3 मेल 1 फीमेल, या फिर 4 मेल और 0 फीमेल। बस इन सारे केसेस को हमें देखना पड़ेगा। अगर 1 मेल की बात करें, सो 1 मेल 3 फीमेल वाला केस कैसे बनेगा, 6 6 में से 1 मेल सेलेक्ट करा हमने और 4 में से 3 फीमेल सेलेक्ट करी हमने। सिमिलरली दूसरे केस के लिए हमें 2 मेल के लिए हमने 62 करेंगे, और 4 में से 2 के लिए हम 4C2 करेंगे। सिमिलरली इस तीसरे केस के लिए हम 3 मेल के लिए 6C3 करेंगे इंटू 4C1 करेंगे, और लास्ट केस के लिए हम 6C4 करेंगे और इसमें 4C0 करेंगे। अब सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 6C1 इंटू 4C3 आपका बनेगा 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। 4C3 आपका 4 ही होगा, 4C1 के इक्वल होता है। सिमिलरली 6C2 आपका कितना होता है, 6C2 होता है आपका 6 इंटू 30/2 15 इंटू 6, ये आपका 90 होता है। सिमिलरली आपका 6C3 आपका अगेन 6 इंटू 5 इंटू 4 आपका अपॉन 6 होता है आपका। सो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 4, ये 80 आ जाएगा आपका, ठीक है। और 64 इंटू 4C0, सो 64 तो 62 के इक्वल होगा, 62 हमने देखा था 15 होता है। सो ये तरीके होंगे आपके, बस आपको ऐड कर देना टोटल केसेस। टोटल 24 90 80 और 15, 24 90 80 और 15। सो सबसे पहले 90 80 आपके आगे 170 170 और 20 24 हो गया आपका 194 और 15 209, ऑप्शन डी,
ठीक है, 209 होगा। इस क्वेश्चन में हार्डली आपको 1 मिनट या 1.25 मिनट 75 सेकेंड्स लगने चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन था और केसेस बनाने में थोड़ा सा लग जाएगा, तो 75 सेकेंड्स आई वुड से मैक्सिमम टाइम आपको देना चाहिए इस क्वेश्चन। log base to log base 4 इन उसके अंदर ये इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ऑप्शंस के थ्रू गाइस देख लो, ज्यादा सबसे इजी रहता है। आपको ये देखना रूट के अंदर की वैल्यू x है और x प्लस 4। सो इसका मीनिंग है हमें ऐसी वैल्यू चुननी है जो कि स्क्वायर हो, तो तभी वो रूट से निकल के बाहर कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सिमिलरली जो ऑप्शन है उसमें +4 करके भी रूट मतलब स्क्वायर बनना चाहिए। अगर मैं 1/4 देखूं, सो 1/4 किसी का रूट होता है 1/2 को आता है, सो इसको पुट कर सकते हैं। लेकिन 1/4 + 4 देखेंगे, सो ये बनेगा आपका 17/4। अब 17/4 किसी का रूट नहीं होता, सो ऑप्शन ए को हम नहीं कह सकते कि आंसर हो सकता है। 3/4 में करेंगे, सो 3/4 भी नहीं होता, ये भी नहीं कर सकते। 9/4 को देखेंगे, सो 9/4 पे हो जाएगा। सो 9/4 सो रूट होता ही है 3/2 का, स्क्वायर होता है 3/2 का, और 9/4 + 4 अगर आप करते हैं, सो ये आएगा 16 + 9 25/4। सो ये भी आपका स्क्वायर होता है 5/2 का। तो बस इसको पुट करके चेक भी कर लो। सो ये बनेगा log 2 log 4, और अंदर आपने जब 9/4 पुट करा है, सो 9/4 पुट करने पे ये आपका बनेगा 5/2 प्लस 9/4 का बनेगा ये 3/2। सो ये वाला पूरी चीज तो 8/2 4 बन जाएगा। सो log 2 log 4 इज इक्वल टू log 2 1, और ये 0 के इक्वल आ गया। log 4 बेस 4 तो 1 बन जाता है, और log 1 0 होता है आपका। सो आंसर ये 0 ही आ रहा है RHS, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, सो इसलिए बेस्ट है कि ऐसा ऑप्शन ढूंढो कि आपको पता हो कि उसका अंडर रूट करें तो कोई वैल्यू निकल कर आए। सिमिलरली x + 4 करें, सो उसका अंडर रूट करें तो कोई वैल्यू आ जाए हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन 60 दे रखा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 58 है, और लास्ट 5 का 56 है। तो 6th ऑब्जर्वेशन बतानी है आपको। इजी है ये, आपको टोटल 11 है, पहली 5 का दे रखा है, आखिरी 5 का दे रखा है, यानी कि बीच वाली मिसिंग है। सो पहली जो 11 है, सो 11 का जो सम होगा 660 होगा, 60 × 11 करा है मैंने। जो फर्स्ट 5 होंगी उनका सम क्या होगा, 58 × 5 290। सिमिलरली जो लास्ट 5 होंगी उनका सम क्या होगा, 56 × 5 विच इज 280। सो इन दोनों का सम कितना आएगा आपका, 290 और 280 विच इज 280 और 280 560 570, यानी कि सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आपका आ रहा है 570। सो मिसिंग कौन सी है, 6th ऑब्जर्वेशन जो कि बीच में थी। सो 6th ऑब्जर्वेशन हो गया आपकी, टोटल सम 660 माइनस सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन विच इज 570। सो आंसर आ जाएगा आपका 90। सो 90 हो गया आपकी 6th ऑब्जर्वेशन। Geeta's present age is 5 times the age of her daughter. 5 years ago, her age was 25 times the age of her daughter that time. What is Geeta's present age? So ये क्वेश्चन करने में हार्डली आपको 45 सेकंड्स लगते होंगे, 30 सेकंड्स लगते होंगे। इसको इक्वेशन बना के करना कर लो, लेकिन और अच्छा तरीका है इसको ऑप्शन से कर लो। अब गीता की प्रेजेंट एज 5 टाइम्स है एज ऑफ डॉटर। अगर ये गीता है तो डॉटर की एज देख लेते हैं। यहाँ गीता 35 की, तो डॉटर 7 की होगी। अब 5 years ago उनकी एज का रेशियो 25:1 था, तो 5 years ago ये 30 की रही होगी और ये 2 की रही होगी। ठीक है, सो यहाँ पे तो 15 टाइम्स आ गया, तो ये नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर गीता की 30 है, सो डॉटर की 5 टाइम्स है, तो डॉटर की 6 होगी। ठीक है, डॉटर की 6 होगी, और 5 साल पहले इसकी 25 रही होगी और डॉटर की 1 रही होगी। सो यहाँ पे 1:25 का रेशियो आ गया, यानी बी ऑप्शन है। कितना टाइम लगा इसको, ये पूरी एक्सरसाइज करने में आपको 15 to 20 सेकंड्स लगेंगे। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 108 डिग्रीज। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर। ऐसे क्वेश्चन आपने काफी देखे होंगे, करे भी होंगे। सो आपको सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 180 n-2 होता है, और एनी एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन के लिए आप डिवाइडेड बाय n कर देते हैं। ठीक है, सो ये आपको दे रखा है 108 के इक्वल। सो यहाँ से इसको कर देंगे, सो ये 18 से जा रहा है आपका, ये 6 से जा रहा है, और ये 10 से जा रहा है। सो n-2 अपॉन n
आपका 3/5 के इक्वल आ गया 6/10। अब साफ सा दिख रहा है कि n-2 और n में 2 का डिफरेंस है और 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है। सो इसको सॉल्व मत करने बैठो कि 5n - 10 इज इक्वल टू 3n, क्योंकि जब दिख रहा है कि यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि n-2 की वैल्यू 3 होगी या फिर हम कह सकते हैं n की वैल्यू 5 होगी। सो हमेशा देखने से, सॉल्व करने से पहले कोशिश करो कि कैलकुलेशन अपनी बचाओ। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि दोनों जगह 2 का डिफरेंस है, सो इसका मीनिंग कि दोनों इक्वल दे रखे हैं एग्जैक्टली। सो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। और ये चीज आपको देखने से ये भी पता होनी चाहिए कि पेंटागन में जो है एक एंगल जो है 108 डिग्री का होता है। अगर ये चीज बेसिक पता है सो ये सारा तामझाम करने की जरूरत भी नहीं। आई होप आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने प्रीवियस ईयर सीरीज जो हमारी चल रही ड्यू जैट को उसको अच्छे से फॉलो करा होगा। और मैंने आपको जैसा एक वीडियो में बताया भी था कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। सो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, सो उस पर फोकस रखिएगा। प्रीवियस ईयर सीरीज को अच्छे से देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि कौन सी ईयर का कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। So with this, I would take leave. I would meet you with the 2012 questions in the next video. Thank you for watching.